सब लोग थियरी वाले पेजेस में जाओ। थियरी वाले पेजेस में जाओ। थियरी वाले पेजेस में आप लोगों को मैं अलग अलग मेथड्स बता रहा हूं कि इस चैप्टर में परचेज कितने अलग अलग तरीकों से पूछते हैं। अगर इस चैप्टर में आप परचेज फाइंड आउट करने के अलग अलग मेथड सीख गए तो समझो कि पूरा चैप्टर हो गया। परचेज फाइंड आउट करने के अलग अलग मेथड्स। ओके, फर्स्ट पॉइंट ये मैंने यहाँ पे लिखा था लास्ट में कि किसी क्वेश्चन में रॉ मटेरियल दिया हुआ है तो वही हमारा परचेज है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं मेथड्स ऑफ फाइंडिंग परचेज। ये पूरे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है। इफ, मैं ऊपर से कॉपी कर लेता हूं पूरा, इफ रॉ मटेरियल इज गिवन then it should be considered as purchase of goods। ठीक है, लिखते जाओ मेरे साथ। if raw material is given then it should be considered as purchase of goods। ठीक है, यहाँ पहले मैं लिख देता हूं पूरा, आप लोग बाद में वीडियो पॉज करके लिख लेना। अभी रुक जाओ। तो मैं पहले सारे रूल्स बता देता हूं, सारे टाइप्स बता देता हूं। जिस क्वेश्चन में रॉ मटेरियल दिया हुआ तो वही परचेज है। फिर अगर आप लोगों को एक पॉइंट, अगर आप लोगों को ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स में दिया हुआ, इफ ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स इज गिवन in units, if opening stock and closing stock of goods is given in units, then ये फॉर्मूला आपको काम आएगा। then this formula should be used। अभी पता नहीं चलेगा कि इसमें से परचेज कैसे आएगा। जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो पता चलेगा परचेज कैसे आएगा। इतना याद रखो कि जिस क्वेश्चन में नंबर ऑफ यूनिट्स दिए हो तो ये फॉर्मूला लिखना है, सेल्स इन यूनिट्स इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक इन यूनिट्स प्लस परचेज और प्रोडक्शन प्लस परचेज और प्रोडक्शन इन यूनिट्स, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज और प्रोडक्शन। शायद हाँ, वीडियो थोड़ा हैंग हो गया था बेटा, एक मिनट। ओपनिंग स्टॉक इन यूनिट्स प्लस परचेज और प्रोडक्शन, परचेज या प्रोडक्शन में दे एक ही चीज दी होगी क्वेश्चन में, माइनस क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट्स। तो ये फॉर्मूला आप लोग लगाओगे ना, सेल्स इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये यूनिट्स का फॉर्मूला है। ये यूनिट्स का फॉर्मूला है। जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग में भी एसवाई में किया हुआ होगा आपका, ये यूनिट्स का फॉर्मूला है, अमाउंट का नहीं। तो सेल्स की यूनिट्स इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इसमें से सेल्स की यूनिट्स आएगी। सेल्स की यूनिट्स आ जाने के बाद एक सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया हुआ होगा, तो सेल्स की यूनिट्स आ जाएगी अलग अलग महीने की सेल्स की यूनिट्स आ जाएगी। फिर अलग अलग महीने की जो सेल्स की यूनिट्स आ गई उसको सेलिंग प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी सेल्स की अमाउंट आ जाएगी। तो सेल्स की अमाउंट आ जाने के बाद एक परसेंटेज दिया होगा कि सेल्स का इतना परसेंटेज परचेज है, उसमें से हमारा परचेज फाइंड आउट होगा। अभी इतना ज्यादा पता नहीं चलेगा, जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो ये फॉर्मूला बहुत काम आएगा। अब ये फॉर्मूला लगाना कब है वो समझ लो, जब आपको यूनिट्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स यूनिट्स में दिया हो तो ये फॉर्मूला लगाना है, यूनिट्स वाला फॉर्मूला। ओके, थर्ड पॉइंट, इफ opening stock of finished goods and clothing stock of finished goods is given in rupees, if opening stock of finished goods and clothing stock of finished goods is given in amount,
अमाउंट बोल सकते हो आप, या रुपीस बोल सकते हो। देन क्या करना चाहिए हमको, देन हम लोगों को ट्रेडिंग अकाउंट बनाना चाहिए। देन ट्रेडिंग अकाउंट शुड बी प्रिपेयर्ड। ये भी अभी पता नहीं चलेगा, अभी सिर्फ आपको याद करना है कि अगर ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स में दिया हो तो यूनिट्स वाला फॉर्मूला लगाना है, अगर ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट में दिया हो तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। फिर ट्रेडिंग अकाउंट में से परचेज कैसे फाइंड आउट होगा वो मैं बताऊंगा। ट्रेडिंग अकाउंट में से परचेज कैसे फाइंड आउट होगा वो मैं बताऊंगा, ठीक है। इतना लिख लो सब लोग, वीडियो पॉज करके लिखो सब लोग।